नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करें। आज इंडिया टुडे पर प्रशांत किशोर को फिर से पकड़ा गया और प्रशांत किशोर से काफ़ी सवाल जवाब किए गए, विशेषकर उनके जो प्रेडिक्शंस थे उनके बारे में, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा था कि पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी। तो उन्होंने उस पर कोई ऐसी ज़िद नहीं की और अपनी गलती मान ली कि हाँ ठीक है। और मैं चूँकि उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि वे एक राजनीतिक विश्लेषक हैं तो संभवतः उनको नंबर्स नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन जो बातें उन्होंने और आगे कहीं और जो विश्लेषण किया कि भाई सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी को ये स्थिति क्यों देखनी पड़ी, और भारतीय जनता पार्टी को जो स्थिति देखनी पड़ी उसके लिए सबसे पहले उन्होंने भारतीय वोटर के मानस का, उसके मन का विश्लेषण किया और मन का विश्लेषण करके ये बताया कि भाई जो यदि सबसे अधिक भारतीय वोटर कोई चीज़ नापसंद करता है तो वो है अहंकार। तो उदाहरण दिया, चूँकि उस समय वो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ में थे, तो जो अब की बार मोदी सरकार की जो बात हुई थी तो वो कई सारे नारे जो उसमें थे वो उसमें कारण के सहित दिए हुए थे। जैसे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इसमें कारण भी दिया हुआ था, संदेश भी था। और संदेश भी क्या था? संदेश ऐसा था जो बिल्कुल जेन्युइन था, क्योंकि वो आखिरकार जो सारा का सारा खेल है और चुनाव है वो सरकार बनाने के लिए है। तो अब की बार मोदी सरकार, तो इसमें कोई इतना कोई ख़ास बात नहीं थी। वो दूसरी बार जो भी आया था वो था फिर एक बार मोदी सरकार, तो ये भी मोदी सरकार की बात थी। इस बार आया अब की बार 400 पार, लेकिन क्यों 400 पार उसके साथ में कोई किसी प्रकार का कारण नहीं दिया गया। तो जनता में संदेश गया कि ये तो भाई जनता में जो संदेश गया वो गया अहंकार का, और कार्यकर्ता में जो संदेश गया वो कहा कि भाई 400 पार है, हमारी तो कोई आवश्यकता है नहीं अब विशेष, तो ठीक है हम अपना थोड़ा बहुत जो ऊपर छुपर का काम है वो कर लेंगे। अच्छा, एक बात और भी है इसमें, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ इसी बात में, कि इतना मिस्टिसिज्म, एक जिसको कहते हैं ना रहस्यवाद, वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द इतना रहस्यमयी उनका व्यक्तित्व बना दिया गया है कि भाई जो भी वो करते हैं उसके पीछे पीछे कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक होता है, और यदि उन्होंने 400 पार कहा है तो ज़रूर कुछ उन्होंने करके रखा होगा, ये तो मास्टर स्ट्रोक है, इसलिए ये तो हो ही जाएगा। इसलिए लोगों ने कहा कि भाई 400 तो पार हो ही रहे हैं, तेरे को तो मैं निपटा देता हूँ, कि तू जो है MP को, कि तू जो है ना वो बहुत उछला उछला घूमता है, नाक ऊंची रखता है, नीचे ज़मीन पे देखता नहीं है, हमको जो है वो अपने पैर की धूल समझता है, तो तेरे को तो निपटा देते हैं इस बार। मोदी तो जीत ही जाएगा, मोदी तो 400 पार आने वाला ही है। ये प्लस उसके साथ में जो संगठनात्मक स्थितियाँ हुई कई स्थानों पर, उनको सबको देखें, तो संगठन का जो राजस्थान का और मध्य प्रदेश का एक कंपैरिजन किया, उसकी एक तुलना की और तुलना करके बताया कि भाई मध्य प्रदेश में संगठन का जो ढांचा है भारतीय जनता पार्टी का वो राजस्थान से कितना अधिक सुदृढ़ है, ये बताते हुए फिर उससे ये प्रूव किया कि भाई इसका इसीलिए मध्य प्रदेश में अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ सब एक तारतम्य में चल रहा था। आपने देखा कि जब तारतम्य में नहीं चल रहा था उत्तर प्रदेश में तो क्या हुआ, और तारतम्य गड़बड़ाया राजस्थान में। राजस्थान में तो यहाँ टोटल कन्फ्यूजन था, यहाँ किसी को कोई पता ही नहीं था कि क्या काम किसको करना है।
यहाँ संगठन महामंत्री को स्थानांतरित कर दिया तेलंगाना, और यहाँ स्वयं जो है वो कुछ भी नहीं रखा गया। तो भाई ठीक है, ऐसा ही होना था। अब जो बातें और भी कही प्रशांत किशोर ने, जो पहले भी कही थी, वो ये कही थी कि भाई कि मोदी का जो वर्चस्व है वो कम होगा और मोदी के सामने चुनौतियां और बढ़ेंगी और आंदोलन और अधिक मुखर होंगे और अधिक इंटेंस होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि लोगों को ये लगने लगा है कि भाई अब जो है मोदी को गिराया जा सकता है। एक उनको कहीं से एक आशा बंधी है। अभी तक तो ये था कि मोदी इज़ इनविंसिबल, कार्यकर्ता में भी यही था कि मोदी इज़ इनविंसिबल। अब ये जो इनविंसिबिलिटी की जो ऑरा थी वो ज़रूर ख़त्म हुई है। बाकी तो सरकार तो बन ही गई और सरकार बन के 5 साल स्थिरता से चलेगी ही। इसी में प्रशांत किशोर ने भी उदाहरण दिए कि भाई देखिए कि जब सरकार बनी थी नरसिम्हा राव की, तो उस समय उनके पास केवल 232 का आंकड़ा था। बाद में फिर पंजाब के चुनाव हुए थे, उसमें उनके पास और 8-9 सीटें आ गई थी, तो वो आंकड़ा बढ़ के फिर 240-42 का हो गया था। लेकिन सरकार उन्होंने 232 पे ही बनाई थी और चलाई थी। 232 पे एक बार जब उनके सामने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को उन्होंने सफलतापूर्वक टैकल किया था। और उसी में आपको ध्यान है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला प्रसंग हुआ था, और उसमें जो है वो फंसे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले जो सदस्य थे, वो पैसा खाने के आरोप में फंसे भी थे। और भी प्रश्न किए गए कि आगे क्या होगा। आगे जो बताया, जो चैलेंजेस हैं, जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं, वो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं लगातार। उसके बाद अब आप देखेंगे कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन पे यद्यपि समर्थन मिल गया है नरेंद्र मोदी को, जेडीयू का और नीतीश कुमार का, लेकिन वो एक सशक्त विपक्ष को इस बार फेस करेंगे। तो विपक्ष की संख्या पहले से ही 200 से ऊपर है इस समय। तो 200 से ऊपर का विपक्ष, और पिछली बार जो उनके सामने जो विपक्ष था वो 150 भी नहीं था, तो भी वो पार्लियामेंट चलने नहीं देता था, हंगामा करता रहता था। तो इस बार 200 से ऊपर का विपक्ष है, तो परेशानी तो इनके लिए पैदा करने ही वाला है निश्चित रूप से। और एक बात और भी कही कि यदि कोई ये सोचता है कि ये कोई बहुत बड़ा सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ऐसा ना सोचे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस है। और कांग्रेस को यदि सोच रहे हैं कोई लोग कि कांग्रेस का रिवाइवल हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस की 3rd वर्स्ट परफॉर्मेंस एवर है, आज तक की उनकी 3rd वर्स्ट है। 100 अभी भी वो पार नहीं कर पाए हैं। और यदि देखें तो उन्होंने अपना फुटप्रिंट कहीं भी नहीं बढ़ाया है, और तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटका, जिन 3 स्थानों में उनकी सरकार है, वहाँ तीनों में वो 2 जगह चुनाव हारे हैं। एक जगह तो कंप्लीट स्वीप हुई है हिमाचल में, और 19-9 के आंकड़े से वो चुनाव हारे हैं कर्नाटका में। और जहाँ तक तेलंगाना का प्रश्न है, तो वहाँ पर बीजेपी जो नंबर 3 की पार्टी थी, असेंबली में केवल 8 सीट लेके आई थी, मुश्किल से 15% उसका वोट शेयर था, वो 36% वोट शेयर पर पहुंच गई। पिछली बार उसका 20% वोट शेयर था, उसको बढ़ा के उसने 36% कर लिया और मैच ड्रॉ कर दिया। 8-8 का स्कोर है, 8-8 का स्कोर है वहाँ पर, और उसमें से भी एक सीट जो है बहुत कम अंतर से हारी है। तो ये आराम से 9-7 हो सकता था। तो इसलिए कांग्रेस को बहुत कुछ सेलिब्रेट करने के लिए है नहीं। वो खुशी ये ज़रूर मना सकते हैं कि उनको इस बार एलओपी का जो पद है वो मिल जाएगा ऑफिशियली। लेकिन एलओपी का पद लेगा कौन? क्या राहुल गांधी एलओपी का पद लेंगे? क्योंकि एलओपी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एलओपी का काम जो है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, और राहुल गांधी के नेचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है नहीं।
राहुल गांधी जो हैं वो केवल पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सिचुएशन में सदैव रहना चाहते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ये प्रशांत किशोर ने तो केवल ये कहा कि भाई कांग्रेस के लिए बहुत कुछ इसमें है नहीं, नंबर्स में थोड़ा बहुत वो ज़रूर सुकून महसूस कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई देखा जाए कि उनके लिए कोई सब्सटैंशियल चेंज हुआ है तो वैसा बिल्कुल है नहीं, और न ही कोई सब्सटैंशियल चेंज बीजेपी की स्थिति में हुआ है। यदि 2014 में वो 240 सीटें लेके आए होते तो उसको ग्रेट विक्ट्री माना जाता। अब चूंकि 400 पार बोल दिया तो 400 पार के चक्कर में नरेंद्र मोदी ने ये ऐसा एक पैरामीटर सेट कर दिया कि जिसके तुलना में सब कुछ हार जैसा दिखता है। ये भी कहा कि ये जो 400 पार वाला जो नारा था ये एक गलती थी, और गलती इसलिए थी क्योंकि इसका किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। 400 पार क्यों, और इसीलिए विपक्ष जो था उसका नैरेटिव बनाने में सफल हो गया। तो यद्यपि राजदीप ने कोशिश बहुत की, लेकिन ये जानना होगा कि भाई प्रशांत किशोर प्रदीप गुप्ता नहीं है, और उन्होंने बड़ी आसानी से इनके सारे दावों को और जितना भी राजदीप प्रयास करते रह गए उसको तो धूल धूसरित कर ही दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।